Hello everyone. So yesterday in the last lecture we saw that equilibrium is such, as such क्या होता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, या जो किसी रिएक्शन में हो रहा है ना, रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तो किस टाइप का है और क्यों हो रहा है ना, या उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. देन अगेन वी आल्सो सॉ कि भाई किस टाइप की रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम लगता है, इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में, है ना. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है. वी आल्सो सॉ कि कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस व्हेन दे आर डन इन अ कंटेनर, है ना, दैट इट बिहेव्स लाइक अ रिवर्सिबल रिएक्शन. या यूँ कह सकते हो, उल्टा कहना ज़्यादा सही रहेगा कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम ओपन कंटेनर में कर दें तो दे बिहेव लाइक इरिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना. तो इट वुड बी बेटर टू पुट इट लाइक दैट. तो इक्विलिब्रियम क्या है, अगर किसी रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इन पर्टिकुलर किसी रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट. तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, है ना, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट या वो सिचुएशन हो सकती है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड बिकम्स कांस्टेंट एज वेल. तो रेट जो है फॉरवर्ड वाला वो कांस्टेंट हो जाता है, बैकवर्ड वाला वो कांस्टेंट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. क्लियर होगी बात. इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है, नहीं. concentrations become constant but not equal. दोबारा बोल देते हैं. सो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वो पॉइंट या वो सिचुएशन है जहां पर, जिस पॉइंट पे पहुंचने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन दे बोथ बिकम कांस्टेंट एंड इक्वल टू ईच अदर, एंड द concentration of the reactants as well as the products दे बिकम कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल. ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो गए. गॉट दैट. कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, रेट की नहीं. इसकी डेफिनेशन लिखो. फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कॉमा, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द पॉइंट. फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द पॉइंट स्लैश टाइम स्लैश सिचुएशन आफ्टर विच या एट विच, ठीक है, एट विच लिखो, एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes constant and equal to the rate of backward reaction and becomes equal to the rate of backward reaction which also becomes constant. फिर स्टार मार्क करके लिख लेना. this does not mean that the concentration of the reactants and products become equal. This does not mean that the concentration of reactants and products become equal. It only means that the concentration of the reactants and प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में हो जाएगी लेकिन इक्वल नहीं. यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है. तो इसको समझाने का बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे पास में, है ना. केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. जैसे मान लो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास 3 अलग अलग ग्राफ दे रहा हूँ. तीनों जो ग्राफ हैं वो रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ है, ठीक है. रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ है. ठीक है. इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है. यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये रेट जो है
दिस इज आर एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है ये घटते घटते कांस्टेंट हो गया। फिर 0 से शुरू हुआ क्या, आर बी बैकवर्ड, और ये भी कांस्टेंट हो गया। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन है ये वाला, ये तुम्हारा आर एफ है और ये तुम्हारा आर बी है। अगेन सेम सही है, लेकिन क्या है कि इसका रेट जो है काफ़ी हद तक नीचे गया, काफ़ी हद तक घटा और फिर जाके कांस्टेंट हो गया, ये इस तरीके से। और एक है ये, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस में सेट माना जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वाले में रेट क्या हो रहा है, इसमें रेट आर एफ एंड आर बी जो हैं दे आर गेटिंग कांस्टेंट। क्या दोनों के दोनों इक्वल है? तो आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर बी। जब कांस्टेंट हो गया उस वक्त इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर भी देखो आर एफ एंड आर बी दोनों के दोनों कांस्टेंट तो हो गए, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है और ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, क्या ये वाले में है? यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट तो हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है, तो आर एफ एंड आर बी दे बिकम कांस्टेंट और आर एफ एंड बिकम्स इक्वल टू आर बी। आर एफ आर बी के इक्वल हो जाता है। गॉट दैट? ठीक है, तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है ना। सिंपल है, तुमने इसमें देखा कि भाई इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं तुम्हारे इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, तो रेट वर्सेस टाइम ये फर्स्ट पार्ट था, ये रेट वर्सेस टाइम वाले हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन, अब जो नेक्स्ट ग्राफ बता रहा हूँ वो रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। कुछ भूला तो नहीं? ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में भी एग्जैक्ट सीन ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके की है कि भाई ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसमें ठीक है, वैसे नहीं भी बनाऊँ अगर दोबारा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ग्राफ देखने में एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर टाइम। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, मैं आर करके लिख रहा हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है। बढ़ी है नहीं है भाई, जो चीज़ बनेगी वो उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, और जो ख़त्म हो रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होगा। तो आर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, पी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो तुम तीनों, मैं पूछूं कि तीनों के तीनों में इक्विलिब्रियम किस में सेट हुआ है, तो उसमें देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इक्वल हो ना भी हो तो भी चलेगा। तो क्या ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है? यस, तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, देयरफॉर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सेम वे अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ये कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तीनों के तीनों केस में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ओके, कूल। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स वेरी वेरी लो, कम हो गए, प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको देख के हम कह सकते हैं हाँ भाई, यहाँ पर केस ये है कि रिएक्टेंट उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है एंड प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हैं। तो इसमें लिख सकते हो प्रोडक्ट्स इन दिस केस आर मोर स्टेबल दैन द रिएक्टेंट्स, हेंस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इस वाले में ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो तुम कह सकते हो दैट रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन प्रोडक्ट्स। ठीक है, reactants are more stable than products and equilibrium is shifted towards the reactants. Equilibrium is shifted towards the reactants.
ये दोनों चीज़ें मैं तुमको तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, आई एम नॉट डिक्टेटिंग इट। इसका हिंदी में भी अगर मैं अनुवाद करूँ तो यही है, इस केस में रिएक्टेंट्स ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से, इस वजह से इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। इसमें प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल उसमें ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट्स, और इक्विलिब्रियम जो है प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्टेड होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, है ना, तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट्स, है ना, रिएक्शंस फेवर्स द प्रोडक्ट्स। चलो इसको डिक्टेट कर देता हूँ मैं, लिखो, ये लिख लिया, ये बना लिया, इसमें दोनों में तो अपने आप लिख लेना, ठीक है। मैं जो आगे बता रहा हूँ वो लिखो। इफ़ द वैल्यू ऑफ अच्छा वैसे तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो बात ही नहीं हुई, एनीवे चलो ठीक है, वो तो हम जब अभी डिफाइन करेंगे तब पता चलेगा। ओके कूल, लेट इट बी देयर, इतना लिख लो अभी तो, ठीक है। इसी से हम आगे जब इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की बात करेंगे तब मैं इसको डिफाइन करूँगा, करेक्ट। अभी तो हमने उसको डिफाइन किया ही नहीं है ना। वेयर इज इट, कपड़ा कहाँ गया भाई? ओए कहाँ गया भाई तू? जस्ट अ सेकेंड। होपफुली दिस विल वर्क। मल्टीपर्पज़ थैला है, ठीक है जी। तो पहला वाला एग्जाम्पल था रेट वर्सेस टाइम का, ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो भाई इक्विलिब्रियम हमें समझ में आ गया, अभी होता क्या है थोड़ा थोड़ा, नॉट एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो वो धीमे धीमे क्लियर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ना। अच्छा अब इसमें इक्विलिब्रियम को जाना कैसे जाए? भाई हमें तो पता चल गया कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, रेट बिकम्स इक्वल, तो रेट इक्वल हो गया। उसको अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए हमें सहारा लेना होता है लॉ ऑफ मास एक्शन का। इनफैक्ट अगर हम इक्विलिब्रियम को देखें तो देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, वन इज फ्रॉम द काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड अनदर वन इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम बिल्कुल एंड में लेंगे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक्स अप्रोच, ठीक है। तो लिखो द काइनेटिक्स अप्रोच, लाइक ऐसे लिखो कि देर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम, देर आर टू वेज ऑफ अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट इज काइनेटिक्स अप्रोच एंड सेकेंड इज थर्मोडायनेमिक अप्रोच, ठीक है। तो काइनेटिक्स अप्रोच और थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच में अगर हम देखें तो काइनेटिक्स का, ठीक है, काइनेटिक्स की अगर अप्रोच देखें तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है जी, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ये एंड में करेंगे हम, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिख लो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। ये जो है ये दिया गया था गोल्डबर्ग और वाग द्वारा, गोल्डबर्ग और एंड वागे कुछ भी, मे भी वागे बोलते हो, आई कॉल इट वाग, ठीक है। जितना हमने पढ़ा उसमें यही समझ में आया मुझे, ठीक है जी। तो गोल्डबर्ग और वाग ने दिया, तो इनका क्या कहना है, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स, या ऐसा समझो c प्लस डी, है ना। ये तुम्हारा क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक सेकेंड इसको, ये तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है, रेट आर एफ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसमें तुम्हारा रेट क्या है, आर बी। तो व्हाट इट सेज इज दैट आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अभी ये एक्टिव मास क्या होता है, ठीक है, ये मैं आगे डिफाइन करता हूँ तुम्हारे लिए, बट फॉर द टाइमिंग ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of forward, according to law of mass action, rate of forward reaction, rate of forward reaction is RF, is directly proportional to the product of active masses of the reactants. The product of active masses of the reactants, ठीक है। एक्टिव मास जो होता है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया ए का एक्टिव मास और ये हो गया बी का एक्टिव मास, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, हम ये कह सकते हैं, है कि नहीं। ये ए का एक्टिव मास, ये बी का एक्टिव मास, ये एक्टिव मास क्या होता है वो भी बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये क्लियर होगी भाई बात, ये गुड, ठीक। नाउ सेम वे वो कहता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, या बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ active masses of the product, ठीक है। तो यहां पर इसको हम कह सकते हैं दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D, इस तरीके से लिख सकते हैं C इंटू डी, या एक्टिव मास ऑफ C इंटू से एक्टिव मास ऑफ D, ठीक है। क्लियर होगी बात, खुल जा भाई। ओके, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए इंटू बी। भाई ये तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया ना, इसको हम कहते हैं, चलो इसको दोनों के लिए एक साथ ही लिखवा दूंगा, इसको वैसे वेलोसिटी या रेट कांस्टेंट कहते हैं। आर बी इज इक्वल्स टू के बी मान लो, ठीक है, सी डी, ठीक है। ये तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ठीक है जी। तो इसमें लिखो हियर के एफ एंड के बी, हियर के एफ एंड के बी आर कॉन्स्टेंट्स, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स, हियर के एफ एंड के बी आर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट्स, ठीक है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट की, ठीक है। क्लियर होगी बात। विच नहीं, अच्छा, रेट कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। ये फॉरवर्ड के लिए हो गया और ये बैकवर्ड के लिए हो गया, एंड दे डू नॉट चेंज, या ये कह लो दे चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ओनली। इसके अलावा और कोई चीज़ इन दोनों की वैल्यूज़ में चेंज नहीं कर पाती, ठीक है। टेम्परेचर और कैटलिस्ट ही इन दोनों की वैल्यूज़ पे चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात, कूल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई मान लो कि इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, बाय डेफिनेशन आर एफ बिकम्स इक्वल्स टू आर बी। दिस मीन्स व्हाट, दैट के एफ इंटू ए इंटू बी, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल्स टू के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी। अच्छा, तुम्हें याद होगा कि कॉन्सेंट्रेशन भी इस तरीके से लिखी जाती है। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर तो मैं बता देता हूँ, अगर मैं एक ही कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन भी इसी तरीके से लिखी जाती है। और देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास को एक्टिविटी भी कहते हैं वैसे,
एक्टिव मास एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यूजुअली एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन सेम चीज़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, वो भी मैं बताऊंगा अभी जब मैं एक्टिव मास के बारे में बताऊंगा। तो के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल्स टू के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। क्लियर होगी बात? अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ एक्टिव मासेस इस केस में इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है, या एक ऐसा ही रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर बाय डेफिनेशन क्या है, रेट इक्वल होगा और कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, इसका मतलब क्या होगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि एक्टिव मास या तो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो एक्टिव मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखें तो विल इट मेक सेंस टू यू दैट इफ आई राइट के बी को इधर ले आओ, ए और बी को नीचे ले जाओ, तो क्या आएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी डी ए बी, ठीक है। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ है ये तो कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट है, और ये जो चारों की चारों कॉन्सेंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, ये भी कांस्टेंट हो गई। तो ये भी कांस्टेंट है, ये वाला ये पार्ट, और ये वाला पार्ट भी कांस्टेंट है ना? तो इसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, कैपिटल के। ये तो स्मॉल के होते हैं, ये कैपिटल के होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो द वैल्यू ऑफ दिस रेशो is constant, the value of this ratio is constant and varies only with the temperature, got it? ठीक है, this constant is known as equilibrium constant, this constant is known as equilibrium constant and is represented by KEQ KEQ। तो अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ के एफ इज टू के बी, मतलब रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। या फिर तुम इसके साथ में लिख सकते हो क्या, ये सी डी है, ये ए बी है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो दैट इट इज़ द प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू the product of active masses of reactants, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फर्स्ट तरीका क्या है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्लियर होगी बात इसके बेसिस पे। या फिर लिख सकते हैं, और सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ और टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ to the product of active masses of reactants, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज वॉट योर डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, ठीक है जी, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अगर मैं तुम्हारे लिए एक जेनेरिक इक्वेशन लिखूं, अभी तक मैंने बहुत सिंपल इक्वेशन लिखी है, अगर मैं एक जेनेरिक इक्वेशन लिखूं तो ये रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसको देखो। अगेन सॉरी, ये तो रहा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, कुछ एक क्वेश्चंस मतलब एक एग्जाम्पल्स भी लेंगे हम, लेकिन
इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं इसको M1 कर दूं, इसको M2 कर दूं, इसको N1 कर दूं, इसको N2 कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ज़रूरी नहीं है कि नॉट इक्वल हो सकता है इक्वल भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना, नॉट नेसेसरली। अब देखो इसमें क्या होगा, आर एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए का मास इंटू या रेस टू M1 इंटू बी का रेस टू M2, मतलब उनके कोएफिशिएंट को उनकी पावर में लेके आना है, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, मैं मान लो ये 2a प्लस बी होता, M1 इक्वल्स टू 2 और M2 इक्वल्स टू 1 होता, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता इसको, a प्लस b लिख सकता था, ठीक है। तो इसका RF क्या होता, RF वुड हैव बीन KF इंटू A इंटू B, हाँ है ना। तो तब क्या होता है, KF इंटू A रेस टू 2B। तो इसका रेशो क्या है, ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी पावर आ गया, समझ रहे हो। मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, तो हम क्या लिख लेते इसको, तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। भाई हर एक के लिए एक इसका एक्टिव मास लिखते चले जाते ना भाई, जितने हैं उतने मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो ये क्यूब हो जाता। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना अभी के लिए, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल की तरह मैंने दिखाया कि भाई जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, अगर मैं आर बी की बात कहूँ तो क्या आ जाएगा, के बी इंटू सी रेस टू, या एक्टिव मास ऑफ सी रेस टू N1 एक्टिव मास ऑफ डी रेस टू N2। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम आएगा दैट विल कम आउट टू बी सी रेस टू N1 डी रेस टू N2 अपॉन ए रेस टू M1 बी रेस टू M2, ठीक है ना। ये जेनरिक है। यहाँ पर मैंने 2 रिएक्टेंट लिए, 2 प्रोडक्ट लिए, भाई 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे होगा उसका ही कॉन्सेंट्रेशन लिखना है या उसका ही एक्टिव मास लिखना है और उसी की पावर लिखनी है, जो उसका कोएफिशिएंट होगा वही उसकी पावर आएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये, लिखो इसके लिए, लिखो भाई एग्जाम्पल 2a प्लस b गिव्स c प्लस d, ठीक है। दूसरा है 3a प्लस 2b c प्लस 4d, लेट्स से, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। जिसको अभी ट्राई करना है वो वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो और इनको कैलकुलेट कर लो। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ भाई। अगर के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, मैं पूरा नहीं लिखूँगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ यहाँ पे। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट, और ए के एक्टिव मास क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आएगा, और बी क्यों, ए के कोएफिशिएंट 2 है तो उसकी पावर भी 2 होगी। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसे है कि के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू सी का तो ऐसे ही है क्योंकि उसका तो 1 है, और डी का 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का तो क्यूब हो गया और बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी। तो इतना सिंपल है कि नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं पहले भी, तो क्योंकि ये बहुत समय से हमारे साथ में है तो हम इसको इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू NH3 का एक्टिव मास का स्क्वायर अपॉन N2 का तो नॉर्मल यही आ जाएगा, H2 का क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दीज एग्जाम्पल्स। गॉट इट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट एक्टिव मास क्या होता है, ठीक है जी। एक्टिव मास तुम्हारा वो मास होता है जो कि रिएक्टेंट में, रिएक्शन में रिएक्ट करता है, विच रिएक्ट्स इन द रिएक्शन, ठीक है जी। इसको एक्टिविटी भी कहते हैं। तो लिखो एक्टिव मास, हेडिंग डालो एक्टिव मास, इसी का समझ लो पार्ट है
मैं लिख रहा हूँ एक्टिव मास, ठीक है। इसी को हम एक्टिविटी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे तुम इसे एक्टिविटी लिखा भी देख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एक्टिव मास की अगर हम बात करें, एक्टिव मास की अगर हम बात करें तो दिस इज, इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज द मास विच इज एक्टिव। एक्टिव मतलब जो कि रिएक्ट कर रहा है, जो मास रिएक्ट नहीं कर रहा वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इट इज द मास विच इज रिएक्टिव, दैट इज फर्स्ट participates in any reaction. It is the mass which is active, that is first reacts या participates in any reaction, in any reaction. Got it? ठीक, represent किस तरीके से किया जाता है? represent किया जाता है ये बॉक्स द्वारा, हम पहले ही देख चुके हैं इसका, ये ऐसे बॉक्स द्वारा represent किया जाता है, ठीक है जी। तो ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल कैसे होता है देखो, अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटी इज इक्वल टू सी इंटू एफ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सारा मिटा रहा हूं मैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अगर एक्टिव मास लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, एक्टिव मास। तो अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो एक्टिव मास इज इक्वल्स टू दिस, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्टिव मास इज इक्वल्स टू सी इंटू एफ, ये एफ जो होता है ये 1 होता है यूजुअली मतलब किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए या गैसेस के लिए दिस विल बी 1, ठीक है। तो लिख लो, ऐसे करके एक्सप्रेशन लिखना, इसमें लिखना C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एंड F इज़ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। F इज़ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस F इज इक्वल्स टू 1, हेंस AM इज इक्वल्स टू C। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस F इज इक्वल्स टू 1, हेंस AM इज इक्वल्स टू C, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात। तो इन जनरल इसकी यूनिट क्या होगी एक्टिव मास की, देखो एक्टिव मास की 2 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको भाई, या तो ये कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा या फिर पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेशन के अगर इक्वल हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट भी हो जाएगी। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर हुआ तो या तो एटमॉस्फेयर में होगा या बार्स में होगा, मैं एटमॉस्फेयर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यही इसकी यूनिट भी हो जाएगी। जब एक्टिव मास इज बीइंग एक्सप्रेस एज पार्शियल प्रेशर, अब तुम बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर में क्यों एक्सप्रेस करना है, बेटा अगर गैस होगी तो इट वुड बी बेटर टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, है ना, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो और गैस क्या होता है, यूजुअली मिक्सचर में होता है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इज कॉल्ड दी पार्शियल प्रेशर, है ना, जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा उस पर डिपेंडेंस आएगी, गॉट इट। तो यहाँ पर जो मैंने ऐसे लिखा है उसको इस पर्टिकुलर वाले के लिए तुम इस तरीके से लिख सकते हो, दैट AM इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, PP मान लो इसको, इनटू F, ठीक है, और ये यूजुअली 1 होता है, गॉट दैट, इसको ध्यान से रखो। तो द यूनिट विल बी, अच्छा अब हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगी। तो इसमें अगर तुम देखो, ये एक्टिव मास का फंडा समझ में आ गया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो होते हैं होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस उनकी बात करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। एक्टिव मास के बारे में भी और कुछ चीज़ें लिखवानी है वैसे अभी, बट देन अगैन आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट राइट दिस। अगर मैं इसमें के इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, ए नहीं, C रेस टू N1, D रेस टू N2, A रेस टू M1, B रेस टू M2, ये आएगा। तो अगर इस केस में यूनिट निकालनी हो मुझे,
के इक्विलिब्रियम की यूनिट किस केस में, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेज टू भाई तो बनी ना N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर रेज टू N1 प्लस N2 ठीक है जी। सेम वे यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर रेज टू N1 प्लस N2 ठीक है जी, क्लियर है, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक। अच्छा, एक्टिव मास के बारे में लिख लो। एक्टिव मास के बारे में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने वाली है। तो इस एक्टिव मास के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास देखो तीनों स्टेट में आएंगे जो रिएक्टेंट्स आएंगे, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड या लिक्विड हुआ तब तो तुम उसे ऐसी इस एक्सप्रेशन में लाइक उसका एक्टिव मास की कुछ वैल्यू लोगे एंड यू विल कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम यूजिंग दैट वैल्यू। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक गैस हो गई तो तब तुम लिक्विड्स और सॉलिड्स का जो एक्टिव मास होता है उसे 1 लेते हो, ठीक है। तो इसे लिखो अब मेरे शब्दों में कि व्हेनेवर solid or liquid or both, whenever solid or liquid or both appear with gas, then their active masses remain constant and taken as unity. Remain constant and taken as unity, ठीक है। hence they will not appear in the expression of rate equilibrium constant. Hence they will not appear in the equation of equilibrium constant. Got it? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये सारा मिटा रहा हूँ अभी। हाँ, एक्टिव मास अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो जब तक कि बहुत ज़्यादा इस पर कोई तुम्हें कुरेदे नहीं, तो तुम ऐसा कह सकते हो दैट एक्टिव मास इज़ इन जनरल इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, मतलब विच एवर द केस में भी, हम जो भी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स टेक अ इक्वेशन। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ कि 2.8 ग्राम ऑफ N2 इन 10 लीटर वेसल कंटेनर, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर दिया है, नहीं दिया है, टेम्परेचर भी नहीं दिया है, हमें कॉन्सेंट्रेशन से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं N2 को ऐसे लिखता हूँ, देखो भाई पार्शियल प्रेशर अगर मैं लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा, ये शायद मैंने पिछले वाले उसमें बताया नहीं। अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन भाई इसके मोल्स अपॉन, देखो मोल्स पर लीटर था ना, तो इसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसके मोल्स कितने हैं 2.8 अपॉन 28 अपॉन 10, मतलब ये कितना है 0.1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.01, ठीक है जी। इसकी मोल पर लीटर है। इस वाले में अगर हम सॉरी नॉट दिस वन, इसको तो अगर हम अभी देख ही नहीं सकते, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 16 ग्राम ऑफ O2 इन 20 लीटर कंटेनर, ठीक है, O2 इन 20 लीटर कंटेनर, इसमें क्या होगा, O2 की कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं अभी हम, पार्शियल प्रेशर की तो बात कर ही नहीं रहे। 16 अपॉन कितना होता है इसका मोलर मास 32 अपॉन 20 लीटर्स, ये कितना आएगा 1/2, तो 1/40 आ जाएगा, और 1/40 कितना है 0.025 मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया भाई ये बात, है ना।
ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए तुम्हारे, देख लेते हैं हमारे पास टाइम कितना है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। 39 अभी तो बहुत समय है, ठीक है, काफ़ी समय है हमारे पास, 20 मिनट है, वी कैन। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो तरीके, पहले ऐसा करते हैं इक्विलिब्रियम्स को बात कर लेते हैं, व्हाट आर इक्विलिब्रियम्स, है ना, इक्विलिब्रियम्स कितने प्रकार के हैं, तो इसमें लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन, लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ, physical state of the reactants and products, the reactants and products। तो इसमें फर्स्ट इज homogeneous, ठीक है, जिसको homogeneous करके बोलते हैं, homogeneous, ठीक है जी। अगर homogeneous की बात करें, मान लो मैं अभी बहुत सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मान लो कि ये गैस है, इसमें सबका जो फेज़ है या स्टेट है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि होमोजेनस रिएक्शन है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है दैट इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। तो लिखो होमोजेनस इक्विलिब्रियम के नीचे लिखो reactions in which the phase or state of all the reactants and products, phase or state of all the reactants and products are called homogeneous reactions। वो रिएक्शन जिसमें सबके फेज सेम होते हैं वो होमोजेनस रिएक्शन कहलाती है, फुल स्टॉप। द इक्विलिब्रियम established in such reactions is called homogeneous equilibrium, ठीक है, homogeneous equilibrium। The equilibrium established in such reactions is called homogeneous equilibrium, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जब मैं स्टेट और फेज की बात कर रहा हूँ तो फेज सबका सिंगल फेज होना चाहिए, और फेज मीन्स फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसमें बीच में ऐसे ब्रैकेट में लिख के भी बोल सकते हो, द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम, गॉट इट। अच्छा, तो इसमें 3 केसेस आने चाहिए, सॉलिड सारे के सारे सॉलिड हो, सारे के सारे लिक्विड हो, सारे के सारे गैसेस हो। तो सबसे पहले हम गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसेस वाले में रिएक्शन हो जाती है, लिक्विड वाले में भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन सॉलिड वाले में रिएक्शन ऐसा होती नहीं है, तो इसलिए हम सॉलिड वाले को कंसिडर ही नहीं करते। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, है ना, तो हम इसको कह सकते हैं गैसियस इक्विलिब्रिया और सेकंड इज लिक्विड इक्विलिब्रियम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में सारे के सारे जो सिंगल फेज है सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो गैसियस है, ठीक है। तो उसमें लिख लो, इसका एग्जांपल लिखवा दूंगा, इसमें लिखो गैसियस फेज, लिखो इसमें द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल the reactants and products is gaseous। The physical state of all the reactants and products is gaseous, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं, लेट्स से ये इसके मैं जैसे लिख रहा हूं तुम इसके कोशिश करो कि लिख सको। ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस ही है, C3H8। देखो इस वाले केस में हम वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू राइट दी स्टेट। इससे पहले वाले जितने भी थे
वैसे कंबशन रिएक्शन है, इसमें तो लिखना ही नहीं चाहिए अपने को, नहीं भाई ठीक है, कंबशन रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, इसको डाल। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं कुछ कह रहा था, हाँ इससे पहले जब हम किसी भी जगह पे रिएक्शंस की बात करते थे, वी नेवर बॉदर्ड अबाउट राइटिंग दी स्टेट ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। इसमें अगर तुम देखो के इक्विलिब्रियम अगर तुम देखो क्या आएगा यहाँ पर, C2H4 H2 C2H6, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, O3 O2। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये ध्यान रहे। सेम वे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है ना, उसमें लिक्विड होमोजेनस इक्विलिब्रियम में जो सिंगल फेज है वो लिक्विड है, जो सिंगल फेज है वो लिक्विड है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे I2 लिक्विड, इसकी बात करते हैं, I2 प्लस I माइनस इज इन इक्विलिब्रियम विथ I3 माइनस। ठीक है, Hg2 प्लस NO3 माइनस, Hg2 प्लस है। ठीक है, NO3 माइनस प्लस 3H2O, 3H3 हो गया, ओके, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, दिस गिव्स Hg2 प्लस H2O। ठीक है, इसमें भी तुम लिख सकते हो, ये कोशिश करके देखना। और नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर सबकी लिक्विड है, या तो ये कह सकते हो तुम एक्वस है, ये भी एक्वस है, या ये भी एक्वस है, यहाँ पर भी सब एक्वस है। सेम फेज है सबका। ठीक है जी, वहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो एक्वस है ही। ठीक है, NH3 और H2O, अगर मैं NH3 लिक्विड प्लस H2O कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, NH4OH। ठीक है, तो ये भी एक्वस होगा, करेक्ट। अगर मैं देखूँ तो सबका फेज सेम है, और मैं अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ कि इक्विलिब्रियम I3 माइनस ठीक है, ठीक है, ये आएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। अब हम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कैसे भाई, देखो एक्टिव मास को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन मतलब एक्सप्रेस किया जा सके, या हम कहते हैं कि वो पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जा सके। तो दो तरीके के तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इधर इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। दो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक को हम कहते हैं Kc और एक को हम कहते हैं Kp। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्टिव मास इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर एक्टिव मास को हम इन टर्म्स ऑफ, वैसे इक्वल टू नहीं बोलना चाहिए बट मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, तो पहले वाले में क्या है,
that it is expressed in terms of concentration. तो लिखो, when active mass is expressed in terms of concentration, when active mass is expressed in terms of concentration, then K equilibrium, या the equilibrium constant is represented by Kc. Then equilibrium constant is represented by Kc. ठीक है, ये डेफिनेटली कांस्टेंट है. K मीन्स क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन, व्हेन एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड इन terms of partial pressure of reactants and products, in terms of partial pressure of reactants and products, then K equilibrium या equilibrium constant is known as Kp. ये क्या है? equilibrium constant का साइन हो गया, और ये क्या हो गया? partial pressure का representative. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, Kp और Kc. इसके एग्जाम्पल देते हैं जरा एक आधा. ठीक है, लेट्स सी. आज आई थिंक इतना ही करते हैं, है ना? कितना हो चुका है ऑलरेडी? 51 हो गया ना. ठीक है, कल हम इनके बीच में ना रिलेशनशिप देखेंगे, Kp और Kc के बीच में. वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ जाता है, उस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाते हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा, देखो. सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं दोनों के लिए, है ना. हियर आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन. ओह सॉरी, मान लो तुम्हारे पास यही दोनों इक्वेशंस हैं, ये सब सेम ही इक्वेशन है, दो जगह लिख रहा हूँ. तुमको इसलिए लिखवा रहा हूँ इसे, ताकि तुम इसे ऐसे पार्ट करके लिख लेना. ठीक है जी. तो हम कहाँ थे हम? यस. सो अगर मैं इसके लिए Kc लिखूँगा तो Kc कैसे लिखूँगा भाई? ये प्रोडक्ट है तो NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 का क्यूब. तुम बोलोगे सर ये तो हमने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले ही. अग्रीड, लेकिन तुमने ये नहीं लिखा. प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2, इसको ऐसे लिख सकते हो. ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें ब्रैकेट डालना पड़ेगा. दिस इज वॉट योर Kp इज. ठीक है, तो क्लियर होगी बात? अच्छा, क्या अगर मान लो ये इनमें से कोई सा भी एक गैसियस आइटम नहीं होता, अगर एक भी गैसियस आइटम अगर नहीं होता, तो क्या हम Kp को डिफाइन कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते? नहीं, क्योंकि उसके लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, और पार्शियल प्रेशर सॉलिड्स और लिक्विड्स का होता ही नहीं है. उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर डिफाइंड होता है. ठीक है, और जो कि इसके कंपैरिजन में, गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, तो नेग्लिजिबल होगा कंपैरेटिवली. तो उसमें लिख लो hence Kp is only defined, hence Kp is only defined for those reactions, hence Kp is only defined for those reactions which have at least, for those reactions for which have at least one gaseous product और रिएक्टेंट. एक होना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, और उसके साथ में गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. उसके साथ में एक चीज़ और लिख लेना कि फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पार्शियल प्रेशर इज नॉट डिफाइंड. फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पार्शियल प्रेशर इज नॉट डिफाइंड, बट वेपर प्रेशर ऑफ दीज आर डिफाइंड. ठीक है ना, इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफाइंड होता है.
पार्शियल प्रेशर डिफाइन है। अभी तुम पूछोगे पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस है जो कि नेक्स्ट ईयर में तुम्हारे आएगा, वहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू रिफर टू इट एट दिस मोमेंट दे कैन डू इट। अगर किसी को फिर भी जानना हो तो फिर लाइक वी कैन हैव अ चैट और अ कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। वहाँ से भी समझ में ना आए तो अच्छा है, तो मतलब तो कॉल करना, अदरवाइज़ वहाँ पे देख लो, तो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर KC और KP की यूनिट्स को हम कोशिश करते हैं वो एक्सप्रेस करने की। जैसे अगर मैं देखूँ, मैंने वहाँ पे N1 + N2 - M1 + M2 लिखवाया था, तो अगर मैं KC की बात करूँ तो KC की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर रेज़ टू N1 + N2 M1 ऐसा था ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर इस केस में 2N1 + N2 तो है नहीं, माइनस ये कितना है 1 और ये कितना है 3, तो कितना आ जाएगा मोल पर लीटर -2, है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ KP की, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर तो एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर का स्क्वायर अपॉन एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर का क्यूब, है ना। तो तुम अगर करके देखोगे तो ये भी यही आएगा, एटमॉस्फेयर रेज़ टू -2। या तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 - 1 - 3, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, वो उससे भी आ जाएगा। अगर तुम्हें जेनरिक निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट KC = मोल पर लीटर रेज़ टू डेल्टा N, और जो डेल्टा N है इसके लिए दैट इज इक्वल्स टू N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सारे मोल्स का सम एंड रिएक्टेंट्स के सारे मोल्स का सम। इस केस में क्योंकि ये सिर्फ गैसेस उसके लिए, अगर मान लो इसके गैसेस के साथ में कोई लिक्विड भी आ जाता तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, कल इसको अच्छे से देखेंगे। अगर कोई ये लिक्विड फॉर्म में या ये लिक्विड फॉर्म में या मे बी वो लिक्विड फॉर्म में, कोई भी एक एटलीस्ट एक लिक्विड फॉर्म में है, हम उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके वेपर प्रेशर की, सॉरी उसके पार्शियल प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, KP के लिए हमेशा एटमॉस्फेयर रेज़ टू डेल्टा NG, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड होता है। तो हम ये कहेंगे डेल्टा NG विल बी इक्वल्स टू सिग्मा NPG, मतलब गैस के लिए NRG। ठीक है, तो कोई है क्या हमारे पास एग्जाम्पल? मान लो, चलो इसी वाले में कह लेता हूँ मैं, मान लो मैंने इसको लिक्विड गैस की जगह लिक्विड ले लिया फॉर एग्जांपल, हालांकि हायर टेम्परेचर पे होती है। मान लो कि ऐसा होता तो हम यहाँ पे ये लिखते ही नहीं, हम यहाँ पे सीधे सीधे से 1 डाल देते, ठीक है। यहाँ पर ये 1 सीधे सीधे 1 आ जाता, तो इसमें इसकी यूनिट क्या आ जाती, -4। अच्छा, यहाँ से करके देखो क्या आएगा, डेल्टा NG क्या होगा, गैशियस मोल्स का डिफरेंस। यहाँ पर क्या गैशियस मोल्स 0 माइनस यहाँ पे कितना है 1 और 3 4, कितना है -4। तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी वही आ रही है जो इसका फॉर्मूला लिया, यहाँ से भी वही आ रही है। ठीक है, इसको कल आराम से हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।